Good morning, friends. This is Dr. Antul Gupta, and we are doing MPC 46, Block 1 and Unit 3. So, explaining the problem of suffering argues that consciousness in the human context is conditioned by a vortex of forces generated by mind-body connection. तो इसमें एक सफरिंग के बारे में बात की है कि सफरिंग कैसे आती है. इट सेज दैट कॉन्शियसनेस इट्स वेरी प्योर. ठीक है, कॉन्शियसनेस इट्स इन अ ह्यूमन इज अ प्योर थिंग, बट व्हाट हैपन्स, इट इज कंडीशनड बाय माइंड बॉडी कनेक्शंस. Like here, mind and body, they act as a screen. They act as a medium through which we experience all our emotions, all our reactions to these situations. So what happens is कि we suffer because of our mind and body are receiving, sensing, perceiving all those positive and negative emotions, but our consciousness is not affected by that. Okay. So, consciousness is not affected but conditioned by mind-body connection. So, consequently, the conditioned person becomes an instrument of individualized thought, passion and action. From individuation arises subjectivity and ego. तो कॉन्शियसनेस एक बहुत ही प्योर चीज़ है जो किसी चीज़ से अफेक्ट नहीं होती है. कॉन्शियसनेस को आप अवेयरनेस भी बोल सकते हो. आप जो भी प्रेजेंट है, जो भी इस टाइम चल रहा है, दैट इज़ इन अ करंट अवेयरनेस एंड दैट इज़ कॉन्शियसनेस विच वी आर सीइंग एज इट इज़, बट वी आर नॉट अफेक्टेड बाय वॉट रिएक्शन इट इज़ गोइंग टू प्रोड्यूस इन यू, या वॉट अफेक्ट it will give on your body and mind. But our mind and body gets affected by all the situations. Okay, so it gets, in the process it gets conditioned. So condition person जो है वो एक इंस्ट्रूमेंट बन जाता है इंडिविजुअलाइज थॉट का, और उससे अराइज होता है सब्जेक्टिविटी एंड ईगो. ईगो मीन्स द डिफ्रेंसिएशन बिटवीन मी एंड यू. जब आप ये बोलते हो कि मुझे दुख हुआ, ओके, या आप बोलते हो मेरे पास ये है, उसके पास वो नहीं है, या उसके पास वो है, मेरे पास ये नहीं है, तो वहाँ से ईगो अराइज होता है जब आप सेपरेट कर लेते हो अपने को दूसरे से. ठीक है, कॉन्शियसनेस डजंट सेपरेट एनीवन. कॉन्शियसनेस सबकी एक जैसी होती है, सेम होती है. एवरी बॉडी इज एम्बॉडीड विथ कॉन्शियसनेस विच इज़ वन. ठीक है, तो हिंदू स्क्रिप्चर्स में कॉन्शियसनेस को गॉड से कंपेयर किया हुआ है. जैसे हम गॉड को बोलते हैं कि इट इज़ इन एवरी वन, इट इज़ इन एवरी वनस बॉडी, इट इज़ एवरीवेयर. द सेम वे कॉन्शियसनेस इज़ एवरीवेयर, इट इज़ इन एवरी बॉडी एंड इट इज़ एवरीवेयर अराउंड अस. बट जो ये बॉडी होती है और माइंड होती है, ये हम एक दूसरे से सेपरेट कर देते हैं, और वहाँ से सब्जेक्टिविटी और ईगो स्टार्ट होता है, विच क्रिएट्स द डिफ्रेंसिएशन बिटवीन मी एंड यू. So with the ego comes attachment, anxiety, distress and suffering. तो जब ये ईगो आती है, मेरे, मैं और तुम वाली, जब आप सेपरेट कर देते हो अपने को सामने वाले से, ये रियलाइज़ नहीं करते हो कि वी ऑल आर एम्बॉडिंग द सेम कॉन्शियसनेस इनसाइड अस, तो उससे नेगेटिव इमोशंस अराइज होते हैं. ये सब जैसे अटैचमेंट, जिसको हम मोह भी बोलते हैं, एंग्जाइटी, डिस्ट्रेस और सफरिंग. सो इन सच सिचुएशंस humankind seeks liberation or moksha by the process of deconditioning, training and transformation, so that access may be made to consciousness as such. So देखिए, दिस लाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इसमें एक इसेंस बताया हुआ है. जो भी हम लोग मेडिटेशंस करते हैं या जो भी हम लोग बात करते हैं कि वैराग्य कैसे प्राप्त होगा, हाउ वी विल गेट लिबरेशन, हाउ विल गेट मोक्ष. सो इट इज़ अ सिंपल प्रोसेस इन अंडरस्टैंडिंग. It may not be as simple to practice, but it is very simple to understand it. कि अभी हमने बात की कि कैसे कॉन्शियसनेस कंडीशन हो जाती है माइंड और बॉडी के क्रिएशन से, रिएक्शन से. ठीक है, तो इट्स अ सिंपल प्रोसेस. जब आप अपने कॉन्शियसनेस को डीकंडीशन कर लेते हो माइंड और बॉडी के इफ़ेक्ट से, ओके, और ट्रांसफॉर्म कर लेते हो, और कॉन्शियसनेस को एज सच रियलाइज़ करते हो, फील करते हो, तो इन दैट प्रोसेस यू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ लिबरेशन. आप
समझते हो कि जो भी आप सोच रहे हो, देख रहे हो, फील कर रहे हो, वेदर वो पॉजिटिव है, वेदर वो नेगेटिव है, वो जस्ट एक रिएक्शन है, अफेक्शन है माइंड और बॉडी का। जो आपका इंस्ट्रूमेंट है माइंड और बॉडी, वो उस फील करते हैं, आप फील नहीं करते हो। कोई भी पॉजिटिव और नेगेटिव इमोशंस जो है वो बॉडी और माइंड फील करते हैं, वो वहाँ पर रिफ्लेक्ट होते हैं, आप पर नहीं होते हैं, क्योंकि बिकॉज यू आर द कॉन्शियसनेस, इन रियलिटी यू आर द कॉन्शियसनेस एंड माइंड एंड बॉडी इज द इंस्ट्रूमेंट टू मेक यू फील ऑल दोज इमोशंस। ओके, सो जब आप ये चीज़ समझ लेते हो, यू डीकंडीशन योर सेल्फ। जब आप अपनी आइडेंटिटी को माइंड और बॉडी से अलग कर कर देखते हो कि सी आई एम समथिंग एल्स, आई एम नॉट दिस बॉडी एंड आई एम नॉट दिस माइंड एंड आई एम समथिंग एल्स। और जब आप वो एल्स समझ लेते हो, दैट एल्स इज कॉन्शियसनेस, and you see your body and your mind as something separate from you, and you understand कि जो भी आप फील कर रहे हो पॉजिटिव और नेगेटिव, वो सब माइंड और बॉडी एक्चुअल में फील कर रही है, then you decondition yourself. Okay, so to this end, brain processed learning, mind generated understanding and consciousness assessed realization are required. Okay, yoga is a method of liberation via the realization of transcognitive states. Depending upon one's disposition, one may go for knowledge focused Jnana Yoga or devotion focused Bhakti Yoga or action oriented Karma Yoga. So this is very important कि 3 types की योगा होती है, जिससे these are all the ways to reach, you can say reach to the process of liberation or moksha. There are 3 ways to go there. द फर्स्ट इज़ ज्ञान योगा। जब आप ये चीज़ समझ लेते हो जो मैंने अभी आपको समझाई कि यू आर नॉट द बॉडी और माइंड, यू आर कॉन्शियसनेस, बट द बॉडी एंड माइंड विच यू हैव गॉट, दे आर जस्ट द इंस्ट्रूमेंट टू फील ऑल द इमोशंस. सो दैट कम्स अंडर द ज्ञान योगा. When you are devoted to some deity or any person, your role model, that is Bhakti Yoga. And when you are action oriented, you do all the karmas as per the dharma, that comes under the process of Karma Yoga. So it aspires to program and live life free from afflictions. तो जब आप ये सब चीज़ें समझ लेते हो, तब you start living your life which is free from afflictions. So it is कॉस्मोसेंट्रिक एंड व्यू थिंग्स इन कॉम्प्लीमेंट्री फैशन. इंडियन साइकोलॉजी के बारे में बात की गई है कि द माइक्रोकॉज्म एंड मैक्रोकॉज्म डू शेयर सिमिलैरिटी. दैट इज वॉट एवर इनसाइड यू विच इज़ द माइक्रोकॉज्म, इट इज़ ऑल्सो देयर आउटसाइड यू इन द यूनिवर्स विच इज़ द मैक्रोकॉज्म. तो ये एक समझने की बात है. जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया कि जो कॉन्शियसनेस है वो हर बॉडी के अंदर है और वो हर बॉडी के बाहर भी है. मतलब इट इज़ एवरीवेयर. इट्स लाइक एयर. एयर इज़ एवरीवेयर. सेम वे दिस कॉन्शियसनेस इज़ एवरीवेयर. दिस इज़ अ सुप्रीम एनर्जी विच इज़ एवरीवेयर एंड इट इज़ द सेम. Whatever is it inside, it is outside also. It is same. It is same in you, it is same in others, and it is same everywhere. So, microcosm and macrocosm, they are the similar. So, इसको एक संस्कृत वर्ड दिया हुआ है, यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे. And in Western, belief in dualism and acceptance of dichotomy between subject and object. तो इंडियन पर्सपेक्टिव में सारे लाइफ फॉर्म्स में कंटिन्यूटी है. जैसे अभी हमने कॉन्शियसनेस की बात करी, तो कॉन्शियसनेस इज लाइक अ थ्रेड. इट इज़ लाइक अ थ्रेड विच इज़ ऑन थ्रू विच यू कैन से ऑल द लाइफ फॉर्म्स आर you can say they are tied together by a single thread which is consciousness. So there is a continuity across various life forms, whereas in Western perspective the subject and object are two different things. Then in Indian perspective, social individualism is there, and in Western, liberal ontological individualism and belief in freedom. Then temporal and atemporal existence of human being and linear perspective on time. Then contextualized relationships depending upon time, place and person.
in Indian psychology, but in Western it is open-ended nature of relationships. Okay, तो रिलेशनशिप्स में बहुत ज़्यादा बॉन्डेज नहीं होता है. बच्चे को 18 साल का होते ही हम लोग इंडिपेंडेंट होने के लिए पेरेंट्स छोड़ देते हैं. ओके, देन इन इंडियन परस्पेक्टिव एम्फेसिस इज ऑन सेल्फ डिसिप्लिन, बट इन वेस्टर्न सेल्फ इंटरेस्ट, pursuit of wants and preferences, consumerism are important values. Then Indian shared and relational notion of control, and in Western personalized nature of control. आपका अपना you can say personalized और customized nature होता है. Then in Indian knowledge is moral and sacred, but in Western science पर ज़्यादा focus है. Functional belief in multiple words and functional belief in materialism and utilitarian view in service of possessive and self-contained individualism. Then in Indian perspective, dharma centered moral code, and in Western moral code organized around idea of right, self-fulfillment and social contract. So these are the differentiation between the Indian and Western perspective. So more than materialistic deterministic aspects of human existence, it assumes more inclusive spiritual growth perspective on human existence. तो यहाँ पे इंडियन साइकोलॉजी की बात हो रही है, इंडियन पर्सपेक्टिव की, कि इट इज़ मोर इंक्लूसिव एंड स्पिरिचुअली ओरिएंटेड. ठीक है, हम सबको साथ में लेकर चलते हैं. So the field, Kshetra, and knower of the field, Kshetrajya, are not mutually exclusive. It focuses on finding out one's own swadharma or duty according to swabhav, that is personal attributes, and pursuing one's own path of evolution in a wider time-space frame. So the veridical methods of direct observation or intuition are prescribed in contrast to empirical methods that rely on sensory data. तो इसमें इंडियन साइकोलॉजी की बात की हुई है, उसके इंक्लूसिव नेचर की, एंड कंटिन्यूटी, इंटरडिपेंडेंस, कनेक्टिविटी अक्रॉस ऑल लाइफ फॉर्म्स. सो अकॉर्डिंग टू इंडियन साइकोलॉजी की ये सब चीज़ें अलग नहीं हैं, दे आर ऑल कनेक्टेड. ठीक है, एंड एक कंटिन्यूटी है, एक दूसरे पे डिपेंडेंस है, चाहे वो जितनी भी लाइफ फॉर्म्स हैं, ह्यूमंस, प्लांट्स, एनिमल्स, दे आर ऑल इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर. दे हैव अ कंटिन्यूटी एंड कनेक्टिविटी, एंड वो कंटिन्यूटी कनेक्टिविटी क्या है? that is consciousness. So it maintains an inclusive notion of the field rather than individual as center of reality. इसीलिए वो सबको साथ लेकर चलते हैं, इंक्लूसिव कंसेप्ट रखते हैं, एंड it's like कि we are all same because we are all embodying this same consciousness. अब इसमें बात क्यों है फील्ड की और नोअर ऑफ द फील्ड की. सो दे आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. फील्ड मीन्स जो भी आप अपनी 5 सेंसेस से देखते हो, सुनते हो, फील करते हो, स्मेल करते हो या टेस्ट करते हो, वो सारी चीज़ें, और जो उनको जान रहा है, लाइक जो उनको जो चीज़ आप फील कर रहे हो और जो वो चीज़ फील कर रहा है, वो दे आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. ठीक है, तो वही सेम है. कहने का मतलब ये है कि अगर आप अपनी आँखों से कोई चीज़ देखते हो तो वो आपकी जो दृष्टि है आप वही देखते हो, जो आपकी दृष्टि है आप वही दृश्य देखते हो. ओके, सो दृष्टि एंड दृश्य आर सेम. सो दे आर सेइंग द फील्ड एंड द नोअर ऑफ फील्ड आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एंड इट इज़ वंस ड्यूटी कि वो अपने नेचर के हिसाब से अपने एवोल्यूशन के पाथ पर चले. ठीक है, इन अ वाइडर टाइम स्पेस फ्रेम. ओके, so a fine blending of first person and second person perspective is proposed. Means first person is I and second person is you. ठीक है, मैं और तुम. तो वो इस पर्सपेक्टिव को एक ब्लेंडिंग की तरह देखते हैं कि मैं और तुम सेपरेट नहीं हो, सेम हो, बिकॉज वी बोथ आर एम्बॉडिंग द सेम कॉन्शियसनेस. ओके, सो यही चीज़ उपनिषद ट्रेडिशंस में भी दी हुई है. And the Indian tradition clearly glows against the desire to control over other, reflected in Western ideal of knowledge is power. तो वेस्टर्न आइडियोलॉजी के हिसाब से जिसको ज़्यादा नॉलेज है वो पावरफुल है. ओके, तो और लेकिन इंडियन साइकोलॉजी में क्या बोला गया है कि जो नोअर है, जो जानता है सब कुछ, दैट इज़ सेम एज द फील्ड.
Okay, so the consciousness based Indian psychology offers a more coherent framework for psychology than the psychology based on mainstream psychology, which is giving you the material base. So self as a subject is the focus of Indian psychology, but in the West it is the object. तो इंडियन साइकोलॉजी में सब्जेक्ट को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जा रही है और वेस्टर्न साइकोलॉजी में ऑब्जेक्ट को. एक्सपीरियंस इज एट द सेंटर ऑफ अवेयरनेस एंड नोइंग बिकम्स बीइंग. तो जो भी आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, जो भी मैंने बोला 5 सेंसेस से जो भी एक्सपीरियंस करते हो, यू आर द सेंटर ऑफ अवेयरनेस. ठीक है, वो एक्सपीरियंस जो आप कर रहे हो उसको जानना कि मुझे ऐसा फील हुआ, मैंने ऐसा देखा, मैंने ऐसा सुना, मैंने ऐसा टेस्ट किया, स्मेल किया, तो वो आपका एक एक्सपीरियंस है जो आपकी अवेयरनेस में है. और उसको जानना, ठीक है, उसको वो चीज़ को आप परसीव जो कर रहे हो, दैट इज़ द बीइंग. ओके, so there is a direct personal involvement, and Hindu, Buddhist, Jain, Tantric traditions clearly focuses on spiritual development. So it becomes more inclusive than the materialistic oriented Western psychology. Then and ontology, epistemology covers all aspects of reality that can support and refine all different types of knowledge we as human beings can and need to develop. So Indian tradition bases itself on experience that with training we can change our level of consciousness at will and rise up into the levels of consciousness far beyond an ordinary human state. तो जो ये लोग होते हैं ना, जो ये अचीव कर लेते हैं, जैसे जो गुरु हैं हमारे या जिनको आप बड़ा मानते हो इंडियन साइकोलॉजी में, जो भी आइडियल्स हैं, ठीक है, वो सब क्या हैं? बेसिकली दे अंडरस्टैंड अबाउट व्हाट इज़ कॉन्शियसनेस, एंड वो इस लेवल पर पहुंच चुके हैं कि वो अपने आप को माइंड और बॉडी से सेपरेट देख लेते हैं, समझ लेते हैं, एंड दे आर रीच अप टू द हायर लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस, और जो एक ऑर्डिनरी ह्यूमन नहीं कर पाता है. ओके, so one such possibility is in Sir Aurobindo's synthesis of Eastern and Western ideas. तो सर ऑरोबिंदोस की काफ़ी बुक्स हैं साइकोलॉजी पे, आप पढ़ सकते हो उन्हें. ठीक है, देन व्हाट इट सेज दैट नॉलेज इज कंसिडर्ड टू बी प्यूरिफायर एंड पायर्स इन भगवद गीता, विच सेज दैट देयर इज नथिंग एज पायर्स एज नॉलेज. ओके, इन वेस्टर्न ट्रेडिशन कॉन्शियसनेस इज हेल्ड एज अ स्टेट ऑफ माइंड. वो सिर्फ उसको एक स्टेट ऑफ माइंड समझते हैं. द वेकिंग कॉन्शियसनेस और ईगो रिसीव्स इनपुट थ्रू सेंस ऑर्गन्स फ्रॉम द एक्सटर्नल वर्ल्ड विच इज़ एनालाइज्ड एंड इंटरप्रेटेड. ओके, तो उनके अकॉर्डिंग सिर्फ इतना ही है कि कॉन्शियसनेस एक अवेयरनेस है, ठीक है, जो एक इनपुट लेती है थ्रू सेंसरी ऑर्गन्स, जिसको एनालाइज और इंटरप्रेट करती है. ओके, सो the central concern of Indian psychological thought is transcendence, in which focus is on the mind in relation to pure consciousness. ठीक है, तो इंडियन साइकोलॉजी में ट्रांसेंडेंस क्या होता है? दैट इज समथिंग सुपर नेचुरल, दैट इज बियॉन्ड द कैपेबिलिटी ऑफ ह्यूमन्स. ठीक है, तो वो उस पर फोकस करते हैं, और they focuses on the mind which is really in relation to pure consciousness. So there are two kinds of knowledge: empirical or worldly, and highly spiritual. The knowledge obtained by consciousness is authentic, and the sensory distortions and conditioning of the mind makes it susceptible to errors. तो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. Good morning friends, this is Dr. Atul Gupta and we are doing MPC 46 Block 1 and Unit 3. So, explaining the problem of suffering argues that consciousness in the human context is conditioned by a vortex of forces generated by mind-body connection. तो इसमें एक सफरिंग के बारे में बात की है कि सफरिंग कैसे आती है. It says that consciousness it's very pure. ठीक है, consciousness it's in a human is a pure thing, but what happens? It is conditioned by mind-body connections. Like here, mind and body, they act as a screen. They act as a medium through which
we experience all our emotions, all our reactions to these situations. So what happens is कि we suffer because of our mind and body are receiving, sensing, perceiving all those positive and negative emotions, but our consciousness is not affected by that. Okay, so consciousness is not affected but conditioned by mind body connection. So consequently, the conditioned person becomes an instrument of individualized thought, passion and action. From individuation arises subjectivity and ego. तो कॉन्शियसनेस एक बहुत ही प्योर चीज़ है जो किसी चीज़ से अफेक्ट नहीं होती है. कॉन्शियसनेस को आप अवेयरनेस भी बोल सकते हो. आप जो भी प्रेजेंट है, जो भी इस टाइम चल रहा है, दैट इज़ in a current awareness, and that is consciousness which we are seeing as it is, but we are not affected by what reaction it is going to produce in you, what effect it will give on your body and mind. But our mind and body gets affected by all the situations. Okay, so it gets, in the process it gets conditioned. सो कंडीशन पर्सन जो है वो एक इंस्ट्रूमेंट बन जाता है इंडिविजुअलाइज थॉट का, और उससे अराइज होता है सब्जेक्टिविटी एंड ईगो. ईगो मीन्स द डिफ्रेंसिएशन बिटवीन मी एंड यू. जब आप ये बोलते हो कि मुझे दुख हुआ, ओके, या आप बोलते हो मेरे पास ये है, उसके पास वो नहीं है, या उसके पास वो है, मेरे पास ये नहीं है, तो वहाँ से ईगो अराइज होता है जब आप सेपरेट कर लेते हो अपने को दूसरे से. ठीक है, कॉन्शियसनेस डजंट सेपरेट एनीवन. कॉन्शियसनेस सबकी एक जैसी होती है, सेम होती है. एवरी बॉडी इज एम्बॉडीड विद कॉन्शियसनेस विच इज़ वन. ठीक है, तो हिंदू स्क्रिप्चर्स में कॉन्शियसनेस को गॉड से कंपेयर किया हुआ है. जैसे हम गॉड को बोलते हैं कि इट इज़ इन एवरी वन, इट इज़ इन एवरी वंस बॉडी, इट इज़ एवरीवेयर. The same way consciousness is everywhere, it is in every body and it is everywhere around us. But जो ये बॉडी होती है और माइंड होती है, ये हम एक दूसरे से सेपरेट कर देते हैं, और वहाँ से सब्जेक्टिविटी और ईगो स्टार्ट होता है, विच क्रिएट्स द डिफ्रेंसिएशन बिटवीन मी एंड यू. सो विद द ईगो कम्स अटैचमेंट, एंग्जाइटी, डिस्ट्रेस एंड सफरिंग. तो जब ये ईगो आती है, मेरे, मैं और तुम वाली, जब आप सेपरेट कर देते हो अपने को सामने वाले से, ये रियलाइज़ नहीं करते हो कि वी ऑल आर एम्बॉडिंग द सेम कॉन्शियसनेस इनसाइड अस, तो उससे नेगेटिव इमोशंस अराइज होते हैं. ये सब जैसे अटैचमेंट, जिसको हम मोह भी बोलते हैं, एंग्जाइटी, डिस्ट्रेस और सफरिंग. सो इन सच सिचुएशंस humankind seeks liberation or moksha by the process of deconditioning, training and transformation, so that access may be made to consciousness as such. So देखिए, दिस लाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इसमें एक इसेंस बताया हुआ है. जो भी हम लोग मेडिटेशंस करते हैं या जो भी हम लोग बात करते हैं कि वैराग्य कैसे प्राप्त होगा, हाउ वी विल गेट लिबरेशन, हाउ विल गेट मोक्ष. सो इट इज़ अ सिंपल प्रोसेस इन अंडरस्टैंडिंग. It may not be as simple to practice, but it is very simple to understand it. कि अभी हमने बात की कि कैसे कॉन्शियसनेस कंडीशन हो जाती है माइंड और बॉडी के क्रिएशन से, रिएक्शन से. ठीक है, तो इट्स अ सिंपल प्रोसेस. जब आप अपने कॉन्शियसनेस को डीकंडीशन कर लेते हो माइंड और बॉडी के इफ़ेक्ट से, ओके, और ट्रांसफॉर्म कर लेते हो, और कॉन्शियसनेस को एज सच रियलाइज़ करते हो, फील करते हो, तो इन दैट प्रोसेस यू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ लिबरेशन. आप समझते हो कि जो भी आप सोच रहे हो, देख रहे हो, फील कर रहे हो, वेदर वो पॉजिटिव है, वेदर वो नेगेटिव है, वो जस्ट एक रिएक्शन है, अफेक्शन है माइंड और बॉडी का. जो आपका इंस्ट्रूमेंट है माइंड और बॉडी, वो उस फील करते हैं, आप फील नहीं करते हो. कोई भी पॉजिटिव और नेगेटिव इमोशंस जो है वो बॉडी और माइंड फील करते हैं, वो वहाँ पर रिफ्लेक्ट होते हैं, आप पर नहीं होते हैं, क्योंकि बिकॉज यू आर द कॉन्शियसनेस. इन रियलिटी यू आर द कॉन्शियसनेस, एंड माइंड एंड बॉडी इज द इंस्ट्रूमेंट टू मेक यू फील ऑल दोज इमोशंस. ओके, सो जब आप ये चीज़ समझ लेते हो
you decondition yourself. जब आप अपनी आइडेंटिटी को माइंड और बॉडी से अलग कर कर देखते हो कि सी आई एम समथिंग एल्स, आई एम नॉट दिस बॉडी एंड आई एम नॉट दिस माइंड एंड आई एम समथिंग एल्स, और जब आप वो एल्स समझ लेते हो, दैट एल्स इज कॉन्शियसनेस, and you see your body and your mind as something separate from you, and you understand कि जो भी आप फील कर रहे हो पॉजिटिव और नेगेटिव, वो सब माइंड और बॉडी एक्चुअल में फील कर रही है, देन यू डीकंडीशन योर सेल्फ. ओके, सो टू दिस एंड ब्रेन प्रोसेस्ड लर्निंग, mind generated understanding and consciousness assessed realization are required. Okay, yoga is a method of liberation via the realization of transcognitive states. Depending upon one's disposition, one may go for knowledge focused jnana yoga or devotion focused bhakti yoga or action oriented karma yoga. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि 3 टाइप्स की योगा होती है, जिससे दीज आर ऑल द वेज टू रीच, यू कैन से रीच टू द प्रोसेस ऑफ लिबरेशन और मोक्षा. देयर आर 3 वेज टू गो देयर. द फर्स्ट इज़ ज्ञान योगा. जब आप ये चीज़ समझ लेते हो जो मैंने अभी आपको समझाई कि यू आर नॉट द बॉडी और माइंड, यू आर कॉन्शियसनेस, बट द बॉडी एंड माइंड विच you have got, they are just the instrument to feel all the emotions. So that comes under the Jnana Yoga. When you are devoted to some deity or any person, your role model, that is Bhakti Yoga. And when you are action oriented, you do all the karmas as per the dharma, that comes under the process of Karma Yoga. So it aspires to program and live life free from afflictions. तो जब आप ये सब चीज़ें समझ लेते हो, तब you start living your life which is free from afflictions. So it is cosmocentric and view things in complementary fashion. Indian psychology के बारे में बात की गई है कि the microcosm and macrocosm do share similarity. That is, whatever inside you, which is the microcosm, it is also there outside you in the universe, which is the macrocosm. तो ये एक समझने की बात है. जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया कि जो कॉन्शियसनेस है वो हर बॉडी के अंदर है और वो हर बॉडी के बाहर भी है. मतलब इट इज़ एवरीवेयर. इट्स लाइक एयर. एयर इज़ एवरीवेयर. सेम वे this consciousness is everywhere. This is a supreme energy which is everywhere, and it is the same. Whatever is it inside, it is outside also. It is same. It is same in you, it is same in others, and it is same everywhere. So microcosm and macrocosm, they are the similar. So इसको एक संस्कृत वर्ड दिया हुआ है, यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे. And in Western, belief in dualism and acceptance of dichotomy between subject and object. तो इंडियन पर्सपेक्टिव में सारे लाइफ फॉर्म्स में कंटिन्यूटी है. जैसे अभी हमने कॉन्शियसनेस की बात करी, तो कॉन्शियसनेस इज लाइक अ थ्रेड. इट इज़ लाइक अ थ्रेड विच इज़ ऑन थ्रू विच यू कैन से ऑल द लाइफ फॉर्म्स आर you can say they are tied together by a single thread, which is consciousness. So there is a continuity across various life forms, whereas in Western perspective, the subject and object are two different things. Then in Indian perspective, social individualism is there, and in Western, liberal ontological individualism and belief in freedom. Then temporal and atemporal existence of human being and linear perspective on time. Then contextualized relationships depending upon time, place and person in Indian psychology, but in Western it is open-ended nature of relationships. Okay, तो relationships में बहुत ज़्यादा bondage नहीं होता है. बच्चे को 18 साल का होते ही हम लोग independent होने के लिए parents छोड़ देते हैं. Okay, then in Indian perspective emphasis is on self-discipline, but in Western self-interest, pursuit of wants and preferences, consumerism are important values. Then Indian shared and relational notion of control, and in Western personalized nature of control. आपका अपना you can say personalized और customized nature होता है.
देन इन इंडियन नॉलेज इज मोरल एंड सीक्रेट, बट इन वेस्टर्न साइंस पर ज़्यादा फोकस है. फंक्शनल बिलीफ इन मल्टीपल वर्ड्स एंड फंक्शनल बिलीफ इन मटेरियलिज्म एंड यूटिलिटेरियन व्यू in service of possessive and self-contained individualism. Then in Indian perspective, dharma-centered moral code, and in Western moral code organized around idea of right, self-fulfillment and social contract. So these are the differentiation between the Indian and Western perspective. So more than materialistic, deterministic aspects of human existence, it assumes more inclusive spiritual growth perspective ऑन ह्यूमन एग्जिस्टेंस. तो यहाँ पे इंडियन साइकोलॉजी की बात हो रही है, इंडियन पर्सपेक्टिव की, कि इट इज़ मोर इंक्लूसिव एंड स्पिरिचुअली ओरिएंटेड. ठीक है, हम सबको साथ में लेकर चलते हैं. सो द फील्ड क्षेत्र एंड नोअर ऑफ द फील्ड क्षेत्रज्ञ आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. It focuses on finding out one's own swadharma or duty according to swabhav, that is personal attributes, and pursuing one's own path of evolution in a wider time-space frame. So the veridical methods of direct observation or intuition are prescribed in contrast to empirical methods that rely on sensory data. तो इसमें इंडियन साइकोलॉजी की बात की हुई है, उसके इंक्लूसिव नेचर की, एंड continuity, interdependence, connectivity across all life forms. So according to Indian psychology कि ये सब चीज़ें अलग नहीं हैं, they are all connected. ठीक है, एंड एक कंटिन्यूटी है, एक दूसरे पे डिपेंडेंस है, चाहे वो जितनी भी लाइफ फॉर्म्स हैं, ह्यूमंस, प्लांट्स, एनिमल्स, दे आर ऑल इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर. दे हैव अ कंटिन्यूटी एंड कनेक्टिविटी, एंड वो कंटिन्यूटी कनेक्टिविटी क्या है? दैट इज़ कॉन्शियसनेस. So it maintains an inclusive notion of the field rather than individual as center of reality. इसीलिए वो सबको साथ लेकर चलते हैं, इंक्लूसिव कंसेप्ट रखते हैं, एंड इट्स लाइक कि वी आर ऑल सेम बिकॉज वी आर ऑल एम्बॉडिंग दिस सेम कॉन्शियसनेस. अब इसमें बात की हुई है फील्ड की और नोअर ऑफ द फील्ड की. सो दे आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. फील्ड मीन्स जो भी आप अपनी 5 सेंसेस से देखते हो, सुनते हो, फील करते हो, स्मेल करते हो या टेस्ट करते हो, वो सारी चीज़ें, और जो उनको जान रहा है, जो उनको जो चीज़ आप फील कर रहे हो और जो वो चीज़ फील कर रहा है, वो दे आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. ठीक है, तो वही सेम है. कहने का मतलब ये है कि अगर आप अपनी आँखों से कोई चीज़ देखते हो तो वो आपकी जो दृष्टि है, आप वही देखते हो, जो आपकी दृष्टि है आप वही दृश्य देखते हो. ओके, सो दृष्टि एंड दृश्य आर सेम. सो दे आर सेइंग द फील्ड एंड द नोअर ऑफ फील्ड आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एंड इट इज़ वंस ड्यूटी कि वो अपने नेचर के हिसाब से अपने इवोल्यूशन के पाथ पर चले. ठीक है, इन अ वाइडर टाइम स्पेस फ्रेम. ओके, so a fine blending of first person and second person perspective is proposed. Means first person is I and second person is you. ठीक है, मैं और तुम. तो वो इस पर्सपेक्टिव को एक ब्लेंडिंग की तरह देखते हैं कि मैं और तुम सेपरेट नहीं हो, सेम हो, बिकॉज वी बोथ आर एम्बॉडिंग द सेम कॉन्शियसनेस. ओके, सो यही चीज़ उपनिषद ट्रेडिशंस में भी दी हुई है. And the Indian tradition clearly glows against the desire to control over other, reflected in Western ideal of knowledge is power. तो वेस्टर्न आइडियोलॉजी के हिसाब से जिसको ज़्यादा नॉलेज है वो पावरफुल है. ओके, तो और लेकिन इंडियन साइकोलॉजी में क्या बोला गया है कि जो नोअर है, जो जानता है सब कुछ, दैट इज सेम एज द फील्ड. Okay, so the consciousness-based Indian psychology offers a more coherent framework for psychology than the psychology based on mainstream psychology, which is giving you the material base. So self as a subject is the focus of Indian psychology, but in the West it is the object. तो इंडियन साइकोलॉजी में सब्जेक्ट को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जा रही है और वेस्टर्न साइकोलॉजी में ऑब्जेक्ट को. एक्सपीरियंस इज एट द सेंटर ऑफ अवेयरनेस एंड नोइंग बिकम्स बीइंग.
तो जो भी आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, जो भी मैंने बोला 5 सेंसेस से जो भी एक्सपीरियंस करते हो, यू आर द सेंटर ऑफ अवेयरनेस। ठीक है, वो एक्सपीरियंस जो आप कर रहे हो उसको जानना कि मुझे ऐसा फील हुआ, मैंने ऐसा देखा, मैंने ऐसा सुना, मैंने ऐसा टेस्ट किया, स्मेल किया, तो वो आपका एक एक्सपीरियंस है जो आपकी अवेयरनेस में है। और उसको जानना, ठीक है, उसको वो चीज़ को आप परसीव जो कर रहे हो, दैट इज़ द बीइंग। ओके, so there is a direct personal involvement, and Hindu, Buddhist, Jain, Tantric traditions clearly focuses on spiritual development. So it becomes more inclusive than the materialistic oriented Western psychology. Then and ontology, epistemology covers all aspects of reality that can support and refine all different types of knowledge we as human beings can and need to develop. So Indian tradition bases itself on experience that with training we can change our level of consciousness at will and rise up into the levels of consciousness far beyond an ordinary human state. तो जो ये लोग होते हैं ना, जो ये अचीव कर लेते हैं, जैसे जो गुरु हैं हमारे, या जिनको आप बड़ा मानते हो इंडियन साइकोलॉजी में जो भी आइडियल्स हैं, ठीक है, वो सब क्या है? बेसिकली दे अंडरस्टैंड अबाउट व्हाट इज़ कॉन्शियसनेस, एंड वो इस लेवल पर पहुंच चुके हैं कि वो अपने आप को माइंड और बॉडी से सेपरेट देख लेते हैं, समझ लेते हैं, एंड दे आर रीच अप टू द हायर लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस, और जो एक ऑर्डिनरी ह्यूमन नहीं कर पाता है। ओके, सो वन सच पॉसिबिलिटी इज इन सर ऑरबिंदोज सिंथेसिस ऑफ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न आइडियाज़। तो सर ऑरबिंदोज की काफ़ी बुक्स हैं साइकोलॉजी पे, आप पढ़ सकते हो उन्हें। ठीक है, देन व्हाट इट सेज दैट नॉलेज इज कंसिडर्ड टू बी प्यूरिफायर एंड पायर्स इन भगवद गीता, विच सेज दैट देयर इज नथिंग एज पायर्स एज नॉलेज। ओके, इन वेस्टर्न ट्रेडिशन कॉन्शियसनेस इज हेल्ड एज अ स्टेट ऑफ माइंड, वो सिर्फ उसको एक स्टेट ऑफ माइंड समझते हैं। The waking consciousness or ego receives input through sense organs from the external world, which is analyzed and interpreted. Okay, तो उनके अकॉर्डिंग सिर्फ इतना ही है कि कॉन्शियसनेस एक अवेयरनेस है, ठीक है, जो एक इनपुट लेती है थ्रू सेंसरी ऑर्गन्स, जिसको एनालाइज और इंटरप्रेट करती है। ओके, सो the central concern of Indian psychological thought is transcendence, in which focus is on the mind in relation to pure consciousness. ठीक है, तो इंडियन साइकोलॉजी में ट्रांसेंडेंस क्या होता है? दैट इज समथिंग सुपर नेचुरल, दैट इज बियॉन्ड द कैपेबिलिटी ऑफ ह्यूमंस। ठीक है, तो वो उस पर फोकस करते हैं, और they focuses on the mind which is really in relation to pure consciousness. So there are two kinds of knowledge, empirical or worldly, and highly spiritual. The knowledge obtained by consciousness is authentic, and the sensory distortions and conditioning of the mind makes it susceptible to errors. तो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।